एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी की केमिस्ट्री की क्लास में। मेरा नाम है स्वाति एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, डिपेंडिंग आप कब ये वीडियो देख रहे हैं, कब हमारे स्टूडेंट्स फ्री हैं। सो आज हम हमारे बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। आज क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें, वो सारी चीजें मैं बताऊंगी। एक बारी फटाफट से आप लोग कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल लेकर बैठ जाइए। अपनी अपनी एनसीईआरटी भी खोल लीजिए, क्योंकि थोड़ी सी हमारी एनसीईआरटी से रीडिंग चलेगी, थोड़ा सा हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। ठीक है, मैं भी फटाफट से आप लोगों की एनसीईआरटी खोल देती हूँ, तो कहीं ये ना हो ना कि आप लोग बोले मैम आप तो जल्दी जल्दी करते रहते हो, क्योंकि आप तो एनसीईआरटी खोल के बैठोगे, हमें तो टाइम लगता है। तो मैंने सोचा चलो मेरे स्टूडेंट्स के साथ ही मैं एनसीईआरटी खोलूंगे। ओके, बायोमोलिक्यूल्स की एनसीईआरटी खोल दी जाए। बिकॉज आज की क्लास में हम लोग प्रोटीन्स, वाइटामिन, न्यूक्लिक एसिड्स, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। और अगर ये सारी चीजें एनसीईआरटी के साथ साथ अगर होती रहेंगी तो आपको ना बारी बारी दोनों चीजें करने की जरूरत नहीं है कि मेरे पढ़ाए हुए नोट्स भी आपको करने हैं, फिर उसके बाद वापस से एनसीईआरटी की तरफ जाना है। ये सारी चीजें आपको नहीं करनी होंगी। ठीक है, सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज योर प्रोटीन, देन vitamins एंड देन न्यूक्लिक एसिड्स। बेसिकली आज की क्लास में हम पूरे के पूरे बायोमोलिक्यूल्स को फिनिश कर देंगे। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट्स खत्म कर दिया है, अब हम प्रोटीन्स एंड बाकी चीजों को निपटाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोटीन्स होते क्या हैं। जब भी मैं, या अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, जब भी मैं किसी अमीनो एसिड को देखती हूँ तो मैं कैसे पता लगा सकती हूँ कि ये चीज एक अमीनो एसिड है या नहीं। जैसे अल्कोहल को कैसे देखकर मैं पता लगा सकती हूँ, मैम अल्कोहल में ना OH होता है। इसी कार्बोक्सिलिक एसिड को देख के कैसे पता लगा सकती हूँ, मैम उनमें COOH होता है। उसी तरीके से अमीनो एसिड्स हमारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इसलिए इनको मैं बाई फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहती हूँ। अच्छा, कौन से 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं? एक तो आपका अमीनो ग्रुप होता है, एक आपका कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने ड्रॉ कर रखा है, ये हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है और ये हमारा अमीनो ग्रुप है। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब एक बारी आगे चलते हैं। अब अमीनो एसिड्स को ना हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। आपको ना बेटा जो मैं पढ़ा रही हूँ उसके बाद कभी भी कहीं से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, अमीनो एसिड्स को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा अमीनो एसिड क्या होती है? देखो, अल्फा कार्बन कौन सा कार्बन होता है? जिस कार्बन पे COOH ग्रुप लगा हुआ है बेटा, उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। ठीक है, अब अगर अल्फा कार्बन पर ही तुम्हारा NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो वो आपकी अल्फा अमीनो एसिड हो गई। अब बीटा अमीनो एसिड में देखिएगा, ये पिक्चर आपको अच्छे से क्लियरली दिख रही है? एक सेकंड मुझे चेक करने दो। हाँ, पिक्चर क्लियर दिख रही है अपने को। अब अपना बीटा अमीनो एसिड कैसे, एक सेकंड रुको, इसको थोड़ा मैं जूम करने की कोशिश करती हूँ, अगर हो गया तो 1 मिनट का समय, 1 मिनट नहीं 10 सेकंड का समय दो, इसको जूम कर रही हूँ मैं। देखो, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त वाली बात है कि कोशिश पूरी करेंगे, और ना हो तो हमें पता, अरे हो जा भाई, ताकि ना आप लोगों को बीटा और गामा क्लियर हो जाए। अब थोड़ा बेटर दिख रहा है, और थोड़ा बेटर दिख रहा होगा अब आपको। यस, आई थिंक सो, ज्यादा बेटर अब दिख रहा होगा आपको। अब देखिए यहाँ पर भी अल्फा कार्बन कौन सा है? जो कार्बन COOH से अटैच्ड है दैट इज योर अल्फा कार्बन। एंड जो कार्बन आपका इस अल्फा से जुड़ा हुआ है दैट इज बीटा कार्बन। ओके, एंड इस केस में बीटा कार्बन के साथ NH2 जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये बीटा अमीनो एसिड है। गामा अमीनो एसिड क्या होता है? अगेन COOH इस वाले कार्बन के जुड़ा हुआ है। कार्बन नंबर 1 इज योर अल्फा, कार्बन नंबर 2 is your beta and carbon number 3 is your gamma, and since gamma के NH2 लगा हुआ है so this is your gamma amino acid। अंडरस्टूड? तो अब हमने ये देख लिया कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, और फिर हमने ये देख लिया कि अल्फा अमीनो एसिड्स, बीटा एंड गामा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं।
ग्लाइसिन के देखो हमारी जो मोस्टली अमीनो एसिड्स होती हैं वो अल्फा अमीनो एसिड्स होती हैं और वो ऑप्टिकली एक्टिव रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ये भी लिखा है, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये ऊपर लिखा क्यों यार, मैंने चीजें लिखी थी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह आगे से है। ठीक है, ग्लाइसिन के अलावा सारी अल्फा अमीनो एसिड्स आपकी कायरल होती है एंड जो चीज कायरल है वो ऑप्टिकली एक्टिव भी होती है। तो एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अदर अल्फा अमीनो एसिड्स आर कायरल। जो अमीनो एसिड्स होती है बेटा वो डी एंड एल दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती हैं। मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैव एल कन्फिगरेशन। कार्बोहाइड्रेट्स में मोस्ट हैड डी कन्फिगरेशन, यहाँ पे मोस्टली दे हैव एल कन्फिगरेशन। एल अमीनो एसिड्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, NH2 को लेफ्ट हैंड साइड लिख के, डी को कैसे लिखेंगे, NH2 को राइट हैंड साइड लिख के। ठीक है, अब जैसे आप ये नीचे ग्लाइसिन देखिएगा जरा, आपके हिसाब से ग्लाइसिन कायरल क्यों नहीं है, ये आपके ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है। कोई भी कार्बन कायरल कब होता है बेटा, जब उसके चारों के चारों ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए। अब यहाँ पे जो ये कार्बन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग गया, दोनों जगह पर सेम ही हाइड्रोजन ग्रुप हो गया ना, दोनों जगह पर सेम ही हाइड्रोजन एलिमेंट हो गया, इसीलिए ये कायरल नहीं है। तो ग्लाइसिन आपकी ऐसी इकलौती अमीनो एसिड है जो कायरल नहीं है। ऐसा ही सेम चीज आपको मैंने कार्बोहाइड्रेट्स के लिए भी बताया था कि जो मेनली हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कायरल होते हैं, पर एक ऐसा हमारा कंपाउंड है जो कायरल नहीं होता है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे उसका आंसर बताएंगे कि मैंने क्या बताया था। ओके, अब हम बात करते हैं ज्विटर आयन के बारे में। अभी एनसीईआरटी मत देखना, जब मैं बोलूँ ना तभी एनसीईआरटी खोलेंगे हम। अब हम बात करते हैं ज्विटर आयन के बारे में। अमीनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है, कुछ चीजें बेटा एसिडिक होती है, कुछ चीजें बेसिक होती है, कुछ चीजें एम्फोटेरिक होती है। एम्फोटेरिक मतलब एसिडिक एंड बेसिक दोनों नेचर वो शो कर सकते हैं। सारे अमीनो एसिड्स एम्फोटेरिक नहीं होते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड्स आर सॉरी हाँ, अमीनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर and in aqueous medium it forms Zwitter ion। अब ये Zwitter ion क्या होता है ये हमें पढ़ना है। ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ अ Zwitter ion, समझाऊंगी मैं क्या है, पहले आप ये समझिए कि Zwitter ion की वजह से क्या क्या चीजें हमें देखने को मिल रही है। कि अमीनो एसिड की जो ज्यादातर प्रॉपर्टीज है, जैसे कि अमीनो एसिड्स का वाटर सॉल्युबल होना, हाई मेल्टिंग सॉलिड्स होते हैं, ये सॉल्ट्स की तरह बिहेव करते हैं रादर देन सिंपल अमीन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनका इस तरीके का बिहेवियर इनके ज्विटर आयन की वजह से है। इन aqueous solution the carboxyl group can lose a proton and an amino group can accept a proton giving rise to a dipolar ion known as Zwitter ion। अब ये थर्ड वाली लाइन बता रही है कि भाई ज्विटर आयन बनता कैसे है। आगे आई थिंक सो आई हैव द इमेज ऑफ अ ज्विटर आयन। यार ये कहाँ गए, मैंने ज्विटर आयन वगैरह सारी चीजें लेकर आई थी मैं। आई थिंक सो वो एनिमेशन प्ले नहीं हो पा रही है, एक बार आप रीड कीजिए। मेरे को एक बार ना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जाकर चेक करना पड़ेगा कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, बिकॉज आई रिमेंबर ब्रिंगिंग द पिक्चर्स एंड एवरीथिंग ऑफ ज्विटर आयन। चलो ड्रॉ करेंगे, नहीं है तो पिक्चर ड्रॉ करेंगे। तो अब ये ज्विटर आयन बन कैसे रहा है कि भाई कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहता है हमारी अमीनो एसिड्स में और अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट रहता है अमीनो एसिड्स में। तो जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो प्रोटॉन लूज कर देगा और जो अमीनो ग्रुप है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर देगा। अब ये कैसे बनता है मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ठीक है, वैसे तो मैं ड्रॉ कर सकती हूँ बट देयर वुड हैव बीन अ बेटर अगर इमेज होती तो। ये है आपका एक अमीनो एसिड, यहाँ पर बना दिया मैंने अमीनो ग्रुप, यहाँ पर मैंने बना दिया कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, अब इसको मैं डालूंगी एक्वस सॉल्यूशन में। तो देखो अभी हाइड्रोजन के अमीनो ग्रुप के पास केवल केवल 2 हाइड्रोजन है। तो क्या होगा, यहां से ये हाइड्रोजन निकल के इसके पास चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, RCH NH3 पॉजिटिव एंड CO
ओ नेगेटिव, जो डोनर है उसके ऊपर माइनस का चार्ज आ रहा है यहाँ पे। अब ये आपका बाइपोलर आयन बन गया है, क्योंकि दो पोलैरिटी है तो बाइपोलर आयन बन गया है, और इसी को ही हम ज्विटर आयन बोलते हैं। तो एक ज्विटर आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है, मैं वापस रिपीट करती हूँ खुद को, सिंस ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर है तो आप लोग स्पीड अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं वीडियो की। मैं स्लो में बोलूंगी पर तुम 1.5 की स्पीड पे सुन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो अमीनो एसिड में मेरे पास दो ग्रुप होते हैं, अमीनो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। कार्बोक्सिल ग्रुप अपना H दे देता है अमीनो ग्रुप को, और वहां पर NH3 प्लस बन जाता है एंड COO माइनस बन जाता है। इसको हम कहते हैं हमारा ज्विटर आयन। ज्विटर आयन की वजह से कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे वाटर सॉल्युबल प्रॉपर्टी होगी, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, और ये सॉल्ट्स की तरह बिहेव करेंगे। अब जो ये ज्विटर आयन बना है बेटा आपका, देखो इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे बेटा +1 -1 एक दूसरे को कैंसिल आउट करके 0 आ जाता है, सिमिलरली एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसलिए इसका नेचर न्यूट्रल ही रहेगा। In Zwitter-ionic form, amino acids show amphoteric behavior as they react with both acids and bases. अब यहाँ पे जो ज्विटर आयन की फॉर्म है, ये हमारे एसिड्स के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, इसलिए ये एम्फोटेरिक होगा। हमारे ज्विटर आयन के बारे में इतना ही हमें पढ़ना है, इतना ही आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। आपको बस इसकी प्रॉपर्टीज जाननी है, बनता कैसे है और एम्फोटेरिक होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम। अब हम पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। हमारे शरीर में कुछ अमीनो एसिड्स बन सकती हैं, कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स होती है जो हमें बाहर से फल, फ्रूट, सब्जी, चिकन, मीट इनके माध्यम से लेनी पड़ती है। तो ऐसे अमीनो एसिड्स जो मेरी बॉडी में सिंथेसाइज हो सकते हैं, मेरा शरीर ऑलरेडी उनको बना रहा है, तो वो मुझे बाहर से लेने जरूरी नहीं है, बाहर से खाना एसेंशियल नहीं है, इसीलिए उन्हें मैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहूंगी। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का ये मतलब नहीं होता कि वो मेरे शरीर के लिए या मेरी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉन एसेंशियल माने कि मुझे बाहर से नहीं लेना पड़ रहा है, बाहर से लेना जरूरी नहीं है। On the other hand, those which cannot be synthesized in the body and must be obtained through our diet are known as essential amino acids. अब हम पढ़ेंगे essential and non essential amino acids, जो थोड़ा सा ना मुश्किल होता है याद करना। रुको, मैं इधर ही अब आपको एक ट्रिक बताती हूँ, मेरे एक टीचर ने सिखाई थी मेरे को। पता है क्या होता है, जैसे हम ना बहुत से लोगों से बातचीत हमारी बंद हो जाती है। जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं स्कूल के जिनसे मेरी अब बात नहीं होती है, कॉलेज के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरी जिनसे बात नहीं होती है। पर जब हमें कोई कुछ सिखा के जाता है ना, और जब जब हम उस चीज को करते हैं तो हम हमेशा उस दोस्त को याद रखते हैं। जैसे मेरी किसी दोस्त ने मुझे अगर फेसबुक चलाना सिखाया है, तो चाहे मैं उस लड़की से मेरी लड़ाई ही क्यों ना हुई हो या कुछ भी बात क्यों ना हो, मैं जब भी फेसबुक चलाऊंगी या कुछ भी मुझे प्रॉब्लम आएगी फेसबुक में, तो मुझे याद आएगा कि हाँ यार उसने मुझे फेसबुक चलाना सिखाया था। मेरी एक दोस्त है जिसने मुझे गूगल की हिस्ट्री डिलीट करनी सिखाई थी। टीनेज में तो सभी डिलीट करते हैं हिस्ट्री, तो जब भी अब मैं कभी कभी गूगल की हिस्ट्री डिलीट करती हूँ तो मुझे अगेन उसी की याद आती है, यार मेरी एक फ्रेंड थी जिसने ना मुझे ये चीज सिखाई थी। तो ऐसे ही आज तुम्हें मैं ये ट्रिक सिखाऊंगी, तो जब जब तुम इस ट्रिक को याद करोगे ना तुम्हें मेरी याद आएगी, ठीक है। यहाँ लिखिएगा VIP TTM हॉल HALL। अब आप हो VIP। जब हम लोग एग्जाम देने के लिए हॉल में जाते हैं तो हमें टिकट चाहिए होती है, तो टिकट कौन लेता है, TT, तो TTM हॉल। ये है आपकी एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। VIP TTM हॉल या हॉल TTM कैसे भी याद रख सकते हैं आप, एसेंशियल। V से होता है वैलीन, I से होता है आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। P से होता है प्रोलीन, ठीक है। T से होता है ट्रिप्टोफैन,
ट्रिप्टोफैन। दूसरे वाले टी से होता है थ्रियोनीन। थ्रियोनीन। एम से होता है आपका मिथियोनीन। मिथियोनीन। एच से होता है आपका हिस्टीडीन। मुझे छींक आ रही है यार, मेरे ना जुकाम होएगा, रुक। एक्सक्यूज मी। हिस्टीडीन। ए से होता है आपका आर्जिनिन। आर्जिनिन। एल से होता है आपका लाइसीन एंड ल्यूसीन। लाइसीन एंड LEUCINE। दीज आर योर एसेंशियल अमीनो एसिड्स। और पता है ये उन बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बायो, जिन्होंने बायो ले रखी, PCB ले रखी है, क्योंकि ये आपके बायो में पूछा जाता है। मतलब जूलॉजी का कोई चैप्टर है उसमें पूछा जाता है, अभी मेरे दिमाग से निकल रहा है बिल्कुल ही, पर ये आता है उसमें। सो हमने एसेंशियल अमीनो एसिड्स पढ़ ली। जो ये आपका हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन है, ये आपके बेसिक अमीनो एसिड्स होती है, पर इस बारे में हम बाद में जिक्र करेंगे। अब दूसरी तरफ हम लिखते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। सबसे पहली चीज है आपकी ग्लाइसिन एंड टायरोसिन। मुझे फिर से छींका, एक्सक्यूज मी, सॉरी यार, चलिए पता क्यों जुकाम हो गया मेरे। ग्लाइसिन, तुम लोगों का बायोमोलिक्यूल्स तो खत्म करवा ही लूंगी बीमार पड़ने से पहले। हाइरोसिन। अंडरस्टूड। इस चीज को लिखिएगा, लिखिएगा आप फटाफट से। नोट डाउन कीजिए ऑल ऑफ यू। VIP हॉल, TTM या TTM हॉल, जिस भी तरीके से आप कंफर्टेबल हैं आप उस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, 1 मिनट रुको, मैं गायब हो जाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो स्क्रीनशॉट सारे के सारे। ले लिया स्क्रीनशॉट? लेना तो काफी टाइम लगाओगे, फुल फॉरवर्ड हो रखे हो। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स में। दूसरा टाइप कौन सा है हमारा? अभी एसेंशियल नॉन एसेंशियल कर लिया हमने, दूसरा टाइप है एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड्स के। ऐसे अमीनो एसिड्स जिनमें ऑफकोर्स अपनी एरोमेटिक रिंग होती है। ये हो गए हमारे फिनाइल एलेनाइन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन। बस अपने को नाम याद रखना है, कुछ भी नहीं करना है इस चीज में। ओके, आगे चलते हैं। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हो गई हमारी सिस्टीन एंड मिथियोनिन। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि हम इतने ज्यादा डेप्थ में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगेन मैं CUET, IIT JEE या नीट के हिसाब की भी प्रिपरेशन एक साथ ही करा रही हूँ, क्योंकि ये चैप्टर इतना बड़ा और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम इसको बोर्ड्स के लिए अलग से पढ़ो और फिर अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए अलग से पढ़ो। एक बार ही में पढ़ के खत्म कर दो ना। एसिडिक अमीनो एसिड्स, एसिडिक अमीनो एसिड्स उस तरीके के अमीनो एसिड्स होते हैं बेटा जिनमें आपका COOH ग्रुप नंबर में ज्यादा होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एस्पार्टिक एसिड एंड एस्पार्टिक एंड ग्लूटामिक, ये हमारी एसिडिक अमीनो एसिड्स हो गए। देखिए जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें आपका NH2 ग्रुप होता है एंड आपका एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है COOH ग्रुप। एसिडिक अमीनो एसिड्स कौन सी होती हैं? जिनमें COH ज्यादा गिवन होता है, ज्यादा मात्रा में है। अब ये क्वेश्चन है जो ना बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। अभी तो जस्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया है तो शायद आप ये क्वेश्चन तुरंत से कर दे, बट मान के चलो यही पेपर अगर एग्जाम में आ जाता तो which of the following contain NH2 group, which of the following acids contain NH2 group। हमने तो हमेशा से एसिड्स को उनको पढ़ा है ना जो H+ रिलीज करते हैं या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। ऐसी कौन सी एसिड होती है जिसमें NH2 ग्रुप होता है मैम? ये तो कभी हमने पढ़ा ही नहीं। ऐसी कौन सी एसिड्स होती है जिनमें NH2 ग्रुप होता है? ग्लूटामिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड है, स्कॉर्बिक एसिड है या पिक्रिक एसिड है? क्या होगा इसका आंसर? और एक से ज्यादा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। मोर देन वन करेक्ट आंसर इज प्रेजेंट। क्या होगा मैम? इसका आंसर होगा हमारा ग्लूटामिक एसिड मैम एंड हमारा एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। पिक्रिक एसिड क्या होता है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को हम लोग पिक्रिक एसिड बोलते हैं।
एस्कॉर्बिक एसिड हम विटामिन सी को बोलते हैं, तो ये क्वेश्चन भी लिख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी को बोलते हैं हम, पिक्रिक एसिड होता है आपका 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ड्रॉ कर दूंगी स्ट्रक्चर अगर चाहते हो तो, पता ही कैसे चलेगा चाहते हो कि नहीं चाहते हो, तो मैं ड्रॉ ही कर दूंगी। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक एसिड बोलते हैं, इस तरीके का कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, देखो एसिड चारों है, पर ऐसा कौन सा एसिड है जिसमें NH2 ग्रुप प्रेजेंट है? ग्लूटामिक एंड एस्पार्टिक। ठीक है, सो इधर आ गया आपका OH, इधर आ गया NO2, 2 3 4, इधर आ गया NO2 एंड इधर आ गया आपका NO2। सॉर्टेड है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बेसिक अमीनो एसिड्स की। तो बेसिक अमीनो एसिड्स में क्या होगा? इन बेसिक अमीनो एसिड्स जो NH2 ग्रुप है वो ज्यादा होगा COOH ग्रुप के कंपैरिजन में। तो हिस्टाडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, ये आपकी बेसिक अमीनो एसिड्स होती हैं। एंड यस, अपने को ये याद रखना पड़ेगा। देखो यार, हर एक चीज थाली में परोसी हुई नहीं मिलेगी ना, कुछ चीजें तो याद रखनी पड़ेंगी। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स के बारे में कि भाई प्रोटीन्स बनते कैसे हैं। अब तक अमीनो एसिड्स चल रहा था, अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा प्रोटीन कैसे बनता है। Proteins are formed by the condensation polymer of alpha L amino acids. ज्यादातर अमीनो एसिड्स अपनी अल्फा है, ज्यादातर अमीनो एसिड्स L कन्फिगरेशन की है। तो प्रोटीन में किस तरीके के अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे? आपके अल्फा L अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे। अच्छा, अब प्रोटीन्स के बीच में किस तरीके का बॉन्ड बनता है? देखो अमीनो एसिड तो बहुत सारे हैं, अब ये अमीनो एसिड्स ज्वाइन किस प्रकार होंगे? इनके बीच में किसी ना किसी तरीके का कोई ना कोई बॉन्ड तो मौजूद होना चाहिए ना। वो बॉन्ड कौन सा होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे दो कार्बोहाइड्रेट्स को ज्वाइन कर रहा था, दो मोनोसैकेराइड्स को ज्वाइन कर रहा था हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, उसी तरीके से प्रोटीन्स में प्रेजेंट होगा हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब देखते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड किस तरीके का दिखता है। पेप्टाइड बॉन्ड इज C डबल बॉन्ड O। अरे एक मिनट, ये ओके हो गो? क्या हो गया? एक सेकंड रुको, ट्राई करती हूँ मैं, ये PPT कैसे बंद हो गई हमारी। अरे ये तो नहीं होना था, एक मिनट, वापस खोल देंगे। कौन सी दिक्कत वाली बात हो गई है हमें? बस जो लिखा है सारा वो ना गायब हो गया। ओए शाबाश, गायब हो गया, जो लिखा था सारा गायब हो गया, सारा सब गायब हो गया। कोई नहीं, फिर से लिख देंगे। आप लोगों ने तो नोट डाउन कर ही लिया होगा, कर ही लिया होगा नोट डाउन, है ना? कर ही लिया होगा मेरे बच्चों ने नोट डाउन, ऐसे तो हो नहीं सकता कि ना करें। सॉरी, हाँ जी, तो अब हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं C डबल बॉन्ड, अरे चल जा मेरे भाई, डबल बॉन्ड ONH। ऐसा नहीं है कि मेरे पास दूसरा लैपटॉप नहीं, कहीं तो मैं लग रहा हो कि मैडम यार इतने टाइम से दिक्कत हो रही है। दूसरा है यार मैकबुक, और उसमें ना ये वैकॉम जो ये पेन टैब है, ये चलने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि वो नया है, उसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट आया नहीं है, तो मैं सीख रही हूँ उसमें कि कैसे उसको चलाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं कि प्रोटीन्स में क्या होता है, क्या नहीं होता है, किस तरीके से बनता है। एक बार तो मैं बॉन्ड बनाकर भी मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, अब जैसे सपोज एक मेरे पास यहाँ पर अमीनो एसिड प्रेजेंट है, मैं लिख के लाई थी रिएक्शन आप लोगों के लिए, NH2H R COOH। ठीक है, फिर बीच में आया प्लस, फिर उसके बाद अब एक और NH2 लिखूंगी, पर इस NH2 को ना थोड़ा खोल के लिखूंगी मैं। जैसे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है ना, तो मैं इसे HN ऐसे लिख दूंगी, CRCH फिर से लिख दिया। अब जो अगली अमीनो एसिड है उसको भी खोल के लिखूंगी मैं 3 अमीनो एसिड्स को साथ में ज्वाइन करके दिखा रही हूं आपको, HNCRHCOOH। अब मुझे पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है, कैसे बनाऊंगी? बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। अब भाई वाटर का रिमूवल किस प्रकार से होगा, अभी जस्ट आपको समझाते हैं। मैं कलर चेंज करती हूँ, इधर से निकलेगा बेटा OH और इधर से निकलेगा आपका H।
इधर से निकलेगा आपका OH और इधर से निकलेगा आपका H। OH निकलेगा और H निकलेगा। निकलने के बाद क्या बनाएगा? CrHNH2। ठीक है, इसको सीधा लिख दीजिएगा। अब ये O और ये H निकल गया ना, तो इधर केवल क्या बचा? C डबल बॉन्ड O बचा और ये NH बचा। तो ये NH अब आप यहां पर लिख दो। ये इसको हमने NH को ऐसे दिखा दिया। फिर आपका Cr बचा, CH बचा, फिर आपका C डबल बॉन्ड O बचा, NH बचा, फिर आपका Cr बचा, H बचा, COOH बचा एंड सो ऑन, आगे चलता रहेगा। तो अब यहां पर मैंने एक प्रोटीन बनाने की कोशिश करी है 3 अमीनो एसिड से। केवल 3 अमीनो एसिड से नहीं बनता है, ज्यादा अमीनो एसिड लगता है, पर बस आपको मैंने दिखाया है कि किस तरीके से आपका, देखो यहां पर एक पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, यहां पर एक पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। अब मुझे क्या देखने को मिल रहा है, मतलब मैंने क्या ऑब्जर्व करा, देखिएगा मैं एक बारी हाईलाइट करूंगी और आप मेरी बातों पे जरा गौर फरमाइएगा। बहुत ही बढ़िया बात कहने वाली हूं अभी मैं यहाँ पे। एक बारी पेन चल जाए, बहुत ही बढ़िया बात कहूंगी मैं। चल जा, गति दुखी कर रख्या से, चल जा चल जा चल जा, ऐसे ही बताएंगे हम। ये थी पूरी की पूरी एक अमीनो एसिड। अरे यार, एक मिनट रुकना बेटा, कलेश जिंदगी में ना पीछा नहीं छोड़ते मेरा। आए दिन कुछ ना कुछ नए कलेश होते ही रहते हैं। दिख रही है अब तुमको स्लाइड? हाँ अब दिख रही है। लग नहीं रहा है कि तुम लोग अपनी मैडम के लिए दुआएं मांग रहे हो, कुछ कहते हो बस कि हाँ जी मैम हम दुआ मांगते हैं आपके लिए, आपको जरूरत नहीं है। लग नहीं रहा है बेटा। जैसे देखो, ये तुम्हारी एक अमीनो एसिड है, ठीक है, ये तुम्हारी एक अमीनो एसिड थी। इन दो अमीनो एसिड के बीच में कितना पेप्टाइड बॉन्ड आया? इन दो अमीनो एसिड को जोड़ने में एक पेप्टाइड बॉन्ड लगा, ठीक है। अब ये थी तुम्हारी एक तीसरी अमीनो एसिड, ठीक है, यानी कि तीसरे अमीनो एसिड। तो मैंने 3 अमीनो एसिड्स को कितने पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ा? 2 पेप्टाइड बॉन्ड से। तो तुम समझ पा रहे हो कि 2 अमीनो एसिड्स के बीच एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा, 3 अमीनो एसिड्स के बीच 2 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। मतलब दिस इज इंपॉर्टेंट। आपको लग रहा हो कि मैम ये तो बहुत ही इजी सी चीज है, तो नहीं है ये बहुत ही इजी सी चीज। मैं कॉलेज लेवल पे ऐसे क्वेश्चंस को अपने पेपर में अटेम्प्ट किया करती थी कि सपोज मान के चलो एक नैनो पेप्टाइड है, उसमें कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे। ट्राई पेप्टाइड है, उसमें कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे। अब जैसे ये एक ट्राई पेप्टाइड है, क्यों? क्योंकि 3 अमीनो एसिड से बन रहा है, ये 3 अमीनो एसिड है ना, एक अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड, 3 अमीनो एसिड। तो 3 अमीनो एसिड मिलके एक ट्रिप्टाइड बॉन्ड बना रहे हैं, ट्रिप्टाइड बना रहे हैं, ट्राई पेप्टाइड बना रहे हैं। अब इस ट्राई पेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड है? मैम 2 पेप्टाइड बॉन्ड है। ओके, अब मैं बात करूं अगर टेट्रा पेप्टाइड की, टेट्रा पेप्टाइड मतलब 4 अमीनो एसिड्स हैं, तो 4 अमीनो एसिड्स के बीच कितने बॉन्ड होंगे? 3 बॉन्ड होंगे। तो बेटा जितनी अमीनो एसिड्स होंगी ना, उससे एक कम पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा प्रेजेंट रहेगा। इसको अगर समझना है तो समझ लो, रटना है तो रट लो। समझा भी दिया, रटवा भी दिया, जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हैं बेटा, आप उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हाँ जी, तो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पेन ले लेती हूँ। अब पेन नहीं आएगा क्या? ऐसे सीख रहा हूँ मैं, तो करनी ही नहीं है। आ गया पेन? चलिए, सो केमिकली पेप्टाइड लिंकेज इज एन अमाइड फॉर्म्ड बिटवीन COOH एंड NH2। हमने देखा कि COH एंड NH2 के बीच में बन रहा है। द रिएक्शन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिमिलर और डिफरेंट अमीनो एसिड्स। तो जो ये बॉन्ड है, ये सिमिलर अमीनो एसिड्स में भी बन सकता है एंड डिफरेंट अमीनो एसिड्स में भी बन सकता है। प्रोसीड्स थ्रू दी combination of the amino group of one molecule while the carboxyl group of another। यही हमने देखा ना, यही हमने देखा कि भाई इसका कार्बोक्सिल ग्रुप तो इसका अमीनो, इसका कार्बोक्सिल इसका अमीनो, एक का कार्बोक्सिल एक का अमीनो, एक का कार्बोक्सिल एक का अमीनो, इस तरीके से बॉन्ड बनेंगे।
दिस रिजल्ट्स इन द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और क्या बन जाता है, इसी को ही मैंने ऐसे ड्रॉ करके लिखा था, सी डबल बॉन्ड ओ NH। तो प्रोटीन्स के लिए इतना हमने समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं डाइपेप्टाइड की। डाइपेप्टाइड क्या होते हैं, जो दो पेप्टाइड से बनते हैं, तो इनके बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा। डाइपेप्टाइड का ये मतलब नहीं है कि दो पेप्टाइड बॉन्ड, डाइपेप्टाइड का मतलब कि दो अमीनो एसिड्स मौजूद है, दो अमीनो एसिड्स मौजूद होंगी तो एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा, एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा। अगर ट्राइपेप्टाइड है, ट्राइपेप्टाइड मतलब तीन अमीनो एसिड्स हैं, तीन अमीनो एसिड्स होंगी तो दो पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, दो पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। आगे हम बात करते हैं नैनोपेप्टाइड। नैनो मीन्स नौ, नौ अमीनो एसिड्स हैं, तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, 8 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। ओके, आगे चलते हैं। अ पॉलीपेप्टाइड, पॉली मीन्स मैनी, ठीक है, जिसमें मैनी पेप्टाइड्स प्रेजेंट हो आपके। अ पॉलीपेप्टाइड विद मोर देन 100 अमीनो एसिड, भाई ऐसी पॉलीपेप्टाइड जिसमें 100 से ज्यादा अमीनो एसिड हो और जिसका मॉलिक्यूलर मास 10,000 U से ज्यादा हो, ऐसे पॉलीपेप्टाइड को हम प्रोटीन बोलते हैं। इट्स लाइक मैंने 100 अमीनो एसिड्स एक साथ जोड़ दिए और उन सब का वजन मिलाकर के 10,000 U से ऊपर होना चाहिए, उनका मॉलिक्यूलर मास 10,000 U से ऊपर होना चाहिए, तो मैं उस कंपाउंड को एक प्रोटीन करार कर दूंगी। परंतु ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रोटीन सिर्फ वही बना सकते हैं जिसमें 100 अमीनो एसिड्स हैं। इंसुलिन जो है हमारा, जो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसमें आपके 51 अमीनो एसिड्स होती हैं और 51 अमीनो एसिड्स होने के बावजूद उसको मैं एक प्रोटीन कहला सकती हूं। तो ये वाली लाइन यही कह रही है कि भाई पॉलीपेप्टाइड विद फ्यूअर अमीनो एसिड्स, जिसमें कम अमीनो एसिड्स होते हैं, उनको हम प्रोटीन्स बोल सकते हैं इफ ऑर्डिनरीली दे हैव अ वेल डिफाइंड कन्फर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन। कि भाई देखो, अक्सर तो 100 अमीनो एसिड्स वालों को ही मैं प्रोटीन बुला सकती हूँ, जिनका मॉलिक्यूलर मास 10,000 है उनको ही मैं प्रोटीन बुला सकती हूँ। परंतु ऐसे पॉलीपेप्टाइड्स जिनमें कम अमीनो एसिड्स हैं पर उनकी जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन बेसिकली स्ट्रक्चर या जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एडजस्टमेंट अगर एक प्रोटीन के जैसी है, जैसे फॉर एग्जांपल इंसुलिन जिसमें केवल 21 अमीनो एसिड्स है पर हम उसको प्रोटीन करार कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये चीज हमने कर दी है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में। सबसे पहला स्ट्रक्चर है हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर। देखो, प्राइमरी आएगा, सेकेंडरी आएगा, टर्शरी आएगा, क्वाटरनरी आएगा, और ये पूछा जाता है कॉलेज लेवल तक में पूछा जाता है, तो बोर्ड में पूछे जाने की इसकी पूरी पूरी संभावना है। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी भी प्रोटीन का ऐसा स्ट्रक्चर जिससे मैं अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस बता सकती हूँ कि हाँ भाई इस प्रोटीन में ना अमीनो एसिड्स में जैसे पहले वैलिन है, फिर हिस्टिडीन है, फिर ट्रिप्टोफैन है, फिर मिथियोनिन है, जिसमें मैं अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस देख के पता लगा सकती हूँ, ऐसे स्ट्रक्चर को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज नोन एज प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब जैसे सपोज इंसुलिन में दो चेन होती है, ए चेन बी चेन हमारी, ठीक है। अब जैसे मतलब ये इंसुलिन, ये सॉरी ये अपना किसी दूसरी चीज का है, इसको देखो, एक्चुअली मैं भूल गई किसका किसका डायग्राम लेके आई थी मैं, तो मुझे कंफ्यूज नहीं करना है। क्या पता है इंसुलिन का, क्या पता है अपने सिकल सेल वाला, क्योंकि मैंने दोनों एग्जांपल्स के डाले हैं। ठीक है, तो ये ए चेन है और बी चेन है, वैसे मोस्ट प्रोबेबली ये मेरे को इंसुलिन का ही लग रहा है, तो छोड़ो। अब इसमें मैं क्या देख पा रही हूँ कि भाई ए चेन में पहले ग्लाइसिन है, और उसके बाद वैलिन है, ग्लूटामिक है, सिस्टीन है, ये सारा सीक्वेंस में देख पा रही हूँ कि भाई बी चेन में पहले फिनाइलएलेनाइन है, फिर वेलिन है, फिर ये सारी चीजें हैं। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया मेरा। अब एनी चेंज इन प्राइमरी स्ट्रक्चर, अगर मैंने अमीनो एसिड के सीक्वेंस में बदली कर दी तो प्रोटीन की प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। जैसे हम लोगों ने सिकल सेल अनीमिया में पढ़ा है, सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है कि एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, ठीक है। अब उस सीक्वेंस में अगर मैंने ग्लूटामिक एसिड, अभी जैसे मेरे को सिकल सेल अनीमिया नहीं है, तो जो मेरा हीमोग्लोबिन है उसमें ग्लूटामिक एसिड इस जगह पर प्रेजेंट है, मुझे पता है यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट है।
पर अगर किसी बंदे को सिकल सेल एनीमिया होगा तो उसके हीमोग्लोबिन में इस पर्टिकुलर पोजीशन पे शायद 7th पोजीशन होती है, ये बायो वाले बता पाएंगे। 7th पोजीशन पर ग्लूटामिक की जगह वैलीन आ जाता है। तो बस एक सीक्वेंस चेंज हुआ है, जहां ग्लूटामिक एसिड अमीनो एसिड होना चाहिए था वहां पर वैलीन अमीनो एसिड आ गया है, और उसी वजह से जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो सिकल सेल हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो गया है। तो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो पोजिशनिंग होती है अमीनो एसिड्स की वो इसलिए हमारे लिए काफी क्रूशियल होती है। अब आगे हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इस जब प्राइमरी स्ट्रक्चर आपस में खुद ही फोल्ड हो जाता है और हाइड्रोजन बॉन्ड्स बीच में फॉर्म होने लग जाते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक बार मुझे देखने दो, इमेज प्रॉपर्ली दिख रही है? हाँ, मेरे पीछे देखिए इमेज कितनी क्लियरली दिख रही है हमें कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ये देखिए, ये एक स्पाइरल बन रहा है और इधर अपने को हाइड्रोजन बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से ही स्टेबलाइज किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बायो में भी आता है और ये केमिस्ट्री में भी आता है कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय विच काइंड ऑफ बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं, इसीलिए वो ऐसा होता है। अब बेटा जो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो है ये अल्फा हेलिक्स जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, और दूसरा होता है बीटा प्लीटेड शीट जो एक शीट टाइप में होता है, मैं वो भी दिखाऊंगी। ठीक है, तो एक हेलिक्स होता है और एक शीट होती है। यहाँ पर किसी ने टीन देखी है, जो घरों के ऊपर टीन नहीं लगती है, जैसे एक तो नॉर्मल कंक्रीट की छत बनती है और एक होती है टीन जो ऐसे वेवी वेवी सी होती है ना, वेवी वेवी सी होती है टीन की शीट, ऐसे वेवी सी, उस जैसा ही ये बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर होता है आपका। ये देखिएगा यहाँ पर आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है, ये है आपका शीट। ये देखो ये वेव है, ये ऐसे वेव 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 ऐसे टीन की तरह है। एक सेकंड मुझे देखना तो दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। सो जो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है दैट इज ऑफ टू टाइप्स, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट। ठीक है, अभी वापस से बंद होएगा जल्दी से, शाबाश से। चलो नहीं हुआ, शर्म रख ली इसने हमारी। अब हमें पढ़ना है टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, वो हम लोग पढ़ेंगे हमारी एनसीईआरटी से। तो आप एनसीईआरटी खोल लीजिएगा एक बारी, सारे के सारे फटाफट से एनसीईआरटी खोल लेंगे अपनी। हाँ है अपने पास एनसीईआरटी, बढ़िया, खोलो। एनसीईआरटी में कौन सा वाला टॉपिक खोलना है? टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर खोलना है सभी ने। एक सेकेंड, हटना पड़ेगा क्या मेरे को? नहीं देखेगा आप लोगों को, चलो देखते हैं, जहां पे ज्यादा दिक्कत हो वहां पे रुक जाऊंगी मैं। सो एक बार लेट्स सी कि हमने क्या क्या पढ़ा है, आप लोगों को एक आइडिया दे देती हूँ मैं। हमने अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ लिया है, अल्फा अमीनो एसिड्स क्या होती हैं, ये सारी सारी चीजें पढ़ ली है हमने, कुछ नहीं छुड़वाया है आपका, बस एक आपको आइडिया दे रही हूँ मैं कि बेटा ये भी करवा दे, ये भी करवा दे। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स में एसेंशियल अमीनो एसिड्स कर लिया है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कर लिया है। उसके बाद हमने ज्विटर आयन के बारे में बात कर ली है, डी एंड एल फॉर्म्स के बारे में बात कर ली है। एल फॉर्म कैसे होता है, लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट होना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज की हमने बात कर ली है। अब हम आगे बात करेंगे हमारे, अच्छा हाँ, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ये आप एक बारी खुद से पढ़ लीजिएगा, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। ये फाइब्रस प्रोटीन्स के एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स के एग्जाम्पल्स याद रखने हैं बस। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हमने कर लिया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हमने कर लिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में। द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स रिप्रेजेंट्स ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स। अब क्या था, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल सीधा था, सेकेंडरी में ऐसे मुड़ने लगा, टर्शियरी में वो और थोड़ा मुड़ने लग गया, अब फोल्डिंग शुरू हो गई है। ठीक है, overall folding of the polypeptide chains, that is further folding of the secondary structure। अब इसमें भी दो मेजर मॉलिक्यूलर शेप्स होती हैं हमारी, फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर, जो ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन। एग्जाम्पल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि सिल्क में कौन सा होता है, केराटिन में कौन सा होता है, ये सारी चीजें। The main forces which stabilize secondary and tertiary structures are hydrogen bonds, disulfide linkages, van der Waals forces
एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसमें सेकेंडरी एंड टर्शरी दोनों की बात हो रही है। सेकेंडरी में मेनली हमारा कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, बट हेयर देर टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी एंड टर्शरी बोथ। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं। सम ऑफ द प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स एज सब यूनिट्स। द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ दिस सब यूनिट्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज नोन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। यानी कि हर एक में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है, पर ऐसे प्रोटीन जिनमें दो आपकी सब यूनिट्स हो उनको अपन कहते हैं, और वो आपस में उनकी एक दूसरे के हिसाब से जो अरेंजमेंट होती है उसको हम हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। एक बार ये मेरे पीछे जो भी स्ट्रक्चर है आप देख लीजिए, मैं छुप रही हूं, फटाफट से देख लो। डन। तो कैसे देखा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे, सेकेंडरी ऐसे, टर्शरी की फोल्डिंग, क्वार्टरनरी की और भी ज्यादा आपस में फोल्डिंग हो रही है, सो इट इज जस्ट फोल्डिंग। अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमें प्रोटीन्स का बिहेवियर देखना है कि प्रोटीन्स किस तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अंडा उबालना कितनी बेसिक सी चीज है, बॉइलिंग ऑफ एन एग, पर बॉइलिंग ऑफ एन एग में भी कि किस तरीके से प्रोटीन्स का इन्वॉल्वमेंट है वो हमें जानना है। तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स। डीनेचर कर देना मतलब प्रोटीन्स को तोड़ना थोड़ा। अगर बिल्कुल लेमैन टर्म में बात करें तो प्रोटीन्स को खराब करेंगे हम। खराब कैसे करेंगे, पहले एक बारी जो यहाँ पे लिखा है वो पढ़ते हैं, फिर मैं आपको अपनी तरफ से समझाती हूँ। पिक्चर्स भी लेके आए, पिक्चर्स भी देखेंगे। प्रोटीन फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम विद अ यूनिक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो देखो क्वार्टरनरी सब में नहीं होता है, मोस्टली आर 3D, very rare are your quaternary, and biological activity is called a native protein। तो native protein क्या होता है, biologically active protein को हम native protein कहते हैं। when a protein in its native form, जैसे सपोज मैं अगर हरियाणा की हूं तो मैं हरियाणा की नेटिव हूं ना, ठीक है, क्योंकि मैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में हूं। ओरिजिनल फॉर्म इज माय ओरिजिनल फॉर्म इज हरियाणा। किसी की ओरिजिनल फॉर्म कैन बी यूपी, सो यू आर अ नेटिव ऑफ यूपी। ओके, जब फिर मैं सपोज जाऊंगी बैंगलोर, तो मैं बैंगलोर की नेटिव नहीं रहूंगी, मुझे अपना रहन सहन खाना पीना सब कुछ चेंज करना होगा। मेरे यहाँ पर रोटी खाते हैं, वहां पर ज्यादा चावल खाते हैं। मेरे यहाँ पर दाल ज्यादा बनती है, वहां पर सांभर ज्यादा बनता है। तो मुझे खुद को चेंज करना पड़ेगा, तो मैं अपनी नेटिव फॉर्म से चेंज हो रही हूं। तो कहीं ना कहीं मैं अपना डी नेचर कर रही हूं, जो मेरा नेचर है मैं अपने उस नेचर को तोड़ रही हूं। ओके, so when a protein in its native form is subjected to physical change like change in temperature, change in chemical change, change in pH, हाइड्रोजन बॉन्ड्स डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, ड्यू टू दिस ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड एंड हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड। ग्लोब्यूल्स किस में होते थे, टर्शरी स्ट्रक्चर में। हेलिक्स किस में था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। माने कि टर्शरी स्ट्रक्चर खराब होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर खराब होता है, और प्रोटीन अपनी नेटिव बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर देता है। ठीक है, वापस से ध्यान दीजिएगा कि डीनेचरेशन के कारण ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड होते हैं, जो हेलिक्स बने हुए थे वो खुल रहे होते हैं, और प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज करता है। इसको हम कहते हैं डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। अब डीनेचरेशन के समय पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरे भी एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन जब मैं 12th में थी। डीनेचरेशन के दौरान सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, परंतु प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है। प्राइमरी वैसे का वैसे रहता है, क्योंकि सीक्वेंस में चेंज नहीं आएगा। सीक्वेंस में चेंज हो जाएगा तो मुर्गी का अंडा डायनासोर का अंडा ना बन जाएगा, हमें क्या पता। प्राइमरी स्ट्रक्चर में किसी भी तरीके का चेंज नहीं आएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर वैसे का वैसा ही इंटैक्ट रहेगा। ओके, द कोगुलेशन ऑफ एग व्हाइट, एग व्हाइट मतलब अभी मैं पिक्चर दिखाऊंगी और क्लियर हो जाएगा, इज कॉमन एग्जांपल ऑफ डीनेचरेशन। अनदर एग्जांपल इज कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध का फटना, which is caused due to formation of lactic acid by the bacteria present in milk। ठीक है, जल्दी से आप इसको एक बार रीड कीजिएगा वापस से फटाफट से, मैं 2 मिनट के लिए छुप रही हूँ, उसको रीड कीजिएगा प्लीज आप।
कर लिया रीड पूरा का पूरा, इसको पूरा अच्छे से रीड कीजिए, कोई डाउट हो तो लिखिएगा फिर। उसके बाद फिर वाइटामिन करते हैं। मुझे पता है लेना तो तुमने स्क्रीनशॉट ही है इस चीज का भी, पढ़ लेंगे ना बाद में। चलिए, तो आप लोगों को वाइटामिन कराते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स, हाँ नहीं, न्यूक्लिक एसिड्स तो तुम खुद भी कर लोगे। वाइटामिन की मुझे बस ट्रिक बतानी है। वाइटामिन में मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी, मैं बस ट्रिक बताऊंगी आपको कि कैसे याद रख सकते हैं। फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल कैसे होते हैं। देखो, डीनेचरेशन के समय पे ना ऐसा होता है, डीनेचर हुआ, डीनेचर होके ऐसा बन गया, वो वापस से रीनेचर होके वैसा ही बन जाता है। तो डीनेचरेशन, रीनेचरेशन, डीनेचरेशन इज खराब होना, रीनेचरेशन इज ठीक होना। देखिए, अब जैसे ये आपका अंडा है, तो अंडे में ये है अपना योक, इसको योक कहते हैं ना, व्हाइट वाले को। मैं अंडे खाती हूँ तो मुझे पता नहीं, ये योक है हमारा। और ये ना जो पीछे ये ट्रांसपेरेंट सा आपको दिख नहीं रहा है, ये अपना एग व्हाइट है। अब ये ट्रांसपेरेंट है ना, पूरा को पूरा ट्रांसपेरेंट है। योक जिसके अंदर होता है वो पूरा को पूरा ट्रांसपेरेंट है। अब जब इस अंडे को मैं उबालूंगी तो अंडा उबलने के बाद सफेद सा हो जाता है। तो जो ये सफेद पार्ट अब अपने को दिख रहा है ना, ये सफेद पार्ट वो ट्रांसपेरेंट पार्ट था। वो ट्रांसपेरेंट पार्ट पक के ये सफेद रंग का हो जाता है। तो ये सफेद रंग का कैसे हुआ? डीनेचरेशन की वजह से हुआ है। ठीक है, ये डीनेचरेशन की स्टेजेस है कि पहले ऐसा होता है, फिर 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 ऐसा होता है। ये डीनेचरेशन की स्टेजेस है हमारी। ओके, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन के लिए आपको बस फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल याद रखना है। फैट सॉल्युबल नाम से ही पता चल रहा है, जो अपने फैट एंड ऑयल में सॉल्युबल हो जाते हैं परंतु पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं। इसको याद करने की ट्रिक है कीड़ा। ठीक है, कीड़ा, तो इधर लिखते हैं फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल इज कीड़ा। कीड़ा माने विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए। के ई डी ए, कीड़ा। ठीक है, जो ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ये हमारे लिवर एंड एडिपोज टिश्यू में सेव रहते हैं। एडिपोज इज फैट स्टोरिंग इशू, तो ये भी लिख लीजिए, स्टोर्ड इन लिवर, स्टोर्ड इन लिवर। ओके, दूसरी चीज हम क्या पढ़ेंगे, हमारे वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल कौन से? इनके अलावा जो भी बाकी बचे हुए हैं। वाटर सॉल्युबल में आपके आ जाते हैं विटामिन बी। फिर विटामिन बी की पूरी पूरी कैटेगरीज आपके में पड़ती है। पहले इसको लिखो, फिर अब वो हम पढ़ते हैं। जैसे विटामिन बी, विटामिन B1, B12, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। सो लिखोगे या साथ साथ लिखना है पूरा? बी ग्रुप, बी ग्रुप लिख देती हूँ, बी ग्रुप मतलब बी के। एंड विटामिन सी, विटामिन सी ऊपर नहीं लिखवाया ना। अब जो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं बेटा, इनको ना हमें कॉन्स्टेंटली हमारे खाने के थ्रू या विटामिन की जो गोलियां होती हैं उनके थ्रू हमारी बॉडी में आना चाहिए, हमारी डाइट में हमें इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे यूरिन के सहारे हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं, ये कहीं पर स्टोर नहीं होते हैं। विटामिन B12 के अलावा कोई भी ऐसा वाटर सॉल्युबल विटामिन नहीं है आपका जो स्टोर होता है। तो यहां पर लिखते हैं नॉट स्टोर्ड इन बॉडी, नॉट स्टोर्ड इन बॉडी एक्सेप्ट विटामिन B12। तो अगर ये शरीर में स्टोर नहीं होंगे, तो अगर मैं इनको बाहर से नहीं खाऊंगी तो मेरे शरीर में इसकी कमियां होने लग जाएंगी। ठीक है, सो शुड बी टेकन। तभी तो दुनिया मल्टीविटामिन की गोलियां लेती है, वो रीवाइटल मल्टीविटामिन, उसी की बात चल रही है यहाँ पे, रीवाइटल जैसी गोलियां होती हैं। ठीक है, शुड बी टेकन रेगुलरली थ्रू डाइट। ओके, तो अभी इसमें अपने को यही पढ़ना है। अगर आपको डिजीजेस वगैरह भी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर एज सच तो ज्यादा आता नहीं है कि विटामिन ए की कमी की वजह से क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस, जेरोथैल्मिया हो जाता है। विटामिन बी को हम लोग थायमिन कहते हैं। ये सारी चीजें अगर आप चाहते हैं कि मैं करवाऊं तो उसकी मैं एक अलग 15 मिनट वीडियो डालूंगी। नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स में मेनली ना अपना कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स के अराउंड ही चीजें घूमती है। ठीक है, और मैंने एज सच उससे क्वेश्चन देखे नहीं, बायो में आ जाते हैं पर केमिस्ट्री में क्वेश्चन नहीं आते हैं।
एंड हमारे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड के भी हैं, तो इसलिए मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ अननेसेसरीली ज्यादा चीजें पढ़ाकर। बट फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं विटामिन्स की नाम और उनकी डेफिशिएंसी की वजह से जो जो बीमारियां हमारे शरीर में होती है वो मैं आपको लिखवाऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं लिखवा दूंगी। ओके, चलिए, सो आई सी यू गाइज इन योर क्लासेस। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या कोई भी ऐसी दिक्कत है, आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी समझ में नहीं आया है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई ट्राई माय बेस्ट टू क्लियर दैट फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, सो आई सी यू पीपल इन योर क्लासेस। तब तक के लिए थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू।